हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए जो बीपीएससी ट्री 3.0 का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का आज छठा नंबर क्लास है। यानी कि क्लास 6 आज जो है हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें एक बार और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वो भी विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जबरदस्त क्लास को चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक बार और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर दोस्त मेरे आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ पर कर्क रेखा की बात की जा रही है। ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्क रेखा एक ऐसा ये प्रश्न है दोस्त मेरे कि जिससे आप लोगों को प्रश्न पूछा ही जाता है। ये समझ लीजिए कि ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है कर्क रेखा से। तो देखिए, कर्क रेखा जो है आप लोगों को 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है ना? भारत में ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिए, ठीक है ना? ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? 8 राज्य से होकर गुजरती है। इस ऑप्शन में कौन-कौन सा सही है? तो देख लीजिए, ये ऑप्शन में गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस तरह के आप लोग को बीपीएससी ट्री 3.0 में भी इसी टाइप के ऑप्शन पूछे जाएंगे, 2.0 और बीपीएससी ट्री 1.0 में भी ऑप्शन 5-5 पूछे गए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गुजरात और त्रिपुरा दोनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए हम लोग 8 राज्यों को थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण फैक्ट बताना ही हमारा जो है टीचिंग का एक यूनिक स्टाइल है, यानी कि आप लोगों को एकदम वहीं पर डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आठों राज्य कौन कौन सा है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला आप लोग देख लीजिए मिजोरम, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा आप लोग को हो जाएगा त्रिपुरा। तीसरा आप लोग को हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? 4 नंबर आप लोग को हो जाएगा राजस्थान। 5वां नंबर आप लोग को हो जाएगा गुजरात। छठा नंबर आप लोग को हो जाएगा मध्य प्रदेश। 7वां नंबर आप लोग को हो जाएगा छत्तीसगढ़। और 8वां हो जाएगा ये झारखंड। झारखंड। आप लोग एक ट्रिक्स तो बहुत सुने होंगे, ठीक है ना? ये ट्रिक्स आप लोग बहुत सुने होंगे। मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना? मित्र पर गमछा झार वो ट्रिक है। मित्र पर मैं लिख दे रहा हूँ, मित्र पर गमछा झार। ये अगर थोड़ा सा याद कर लिए तो समझ जाइए कि पूरा इसका सुखड़ा ही साफ हो जाएगा। मी से यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से यहाँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग ये पूरे याद कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार जो है इस पूरे जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है राज्य से, 8 राज्यों से। और बाकी ये 8 राज्यों को मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिया हूँ। तो ट्रिक्स छोड़िए, आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। भाई मेरे, संयुक्त राष्ट्र यानी कि आप लोगों को यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, यूएन, ठीक है ना? कि आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 6, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की अगर बात करें दोस्त, तो ये आप लोग का आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा, ये टोटल आप लोग को है 6 आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना? ये 6 आधिकारिक भाषा है। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को संयुक्त राष्ट्र से पूछ सकता है? मैं यहाँ यूएन से यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं आप लोग को परीक्षाओं में, वो थोड़ा देख लीजिए क्या क्या हो सकता है।
पहला तो इसका स्थापना देख लीजिए कि स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है कोई अन्य विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई 1945 में। ठीक है ना। और इसके 5 सदस्य जो है इसको बार बार पूछा जाता है, 5 सदस्य को बार बार पूछा जाता है कि वो कौन कौन से सदस्य हैं। तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा चीन, दूसरा लिख लीजिए ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन। तीसरा आप लोग को हो जाएगा रूस, चौथा हो जाएगा आप लोग को फ्रांस, और पांचवा हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 जो है ये यूनाइटेड नेशन के अस्थाई सदस्य हैं, 5 अस्थाई देश हैं। ठीक है ना, 5 अस्थाई मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये 5 अस्थाई सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के ये पांचों सदस्य हो गए। अब प्रश्न ये उठता है, चलिए यहाँ पर तो देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि यहाँ पर 6 आधिकारिक भाषाओं को पूछा गया है। तो ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि वो आधिकारिक भाषा कौन कौन सा है। तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 आधिकारिक भाषाओं की बात जो की जा रही है वो कौन कौन सी है। तो पहला लिख लीजिए चीनी, दूसरा हो जाएगा रूसी, तीसरा हो जाएगा अरबी, चौथा हो जाएगा स्पेनिश, अंग्रेजी, और छठा हो जाएगा आप लोगों को फ्रेंच। ठीक है ना, ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 आधिकारिक भाषा हो गया संयुक्त राष्ट्र का, और 5 उसके अस्थाई सदस्य हो गए। स्थापना 1945 में हो गया। अभी अगर करेंट अफेयर के तौर पर पूछ दे कि वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं यूएन के, कितने सदस्य देश हैं, सदस्य देश, ठीक है ना। 2000, ये अब अभी जनवरी 2024 चल रहा है, जनवरी 2024 तक की अगर आप लोग को बात की जाए तो अभी वर्तमान में 193 देश जो हैं ये यूनाइटेड नेशन में जो है ये सम्मिलित है। यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं वर्तमान में 193। परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 193वां देश जो जुड़ा यूएन में वो कौन सा था। तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लोगों को मैं छोड़ने नहीं दूंगा, बस उसका आप लोग एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो 193वां देश जो आप लोग को संयुक्त राष्ट्र में जुड़ा वो हो गया आप लोग को दक्षिणी सूडान हो गया। कौन सा हो गया, ये दक्षिणी सूडान हो गया। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखिए आप लोग को कि संसद में समाविष्ट होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसद में समाविष्ट की अगर बात किया जाए ना कि संसद में क्या क्या शामिल होता है, तो दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ये लोकसभा भी शामिल होता है और राज्यसभा भी शामिल होता है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल आप लोग को बीपीएससी ट्री 2.0 में जिस तरह के आप लोग को ऑप्शन पूछा गया, जिस तरह का अगला ट्री 3.0 यानी कि जो अगस्त 2024 में प्रस्तावित है, तो उसमें भी आप लोग को इसी तरह ऑप्शन पूछेगा। तो आप लोग इन चीजों पर ध्यान रखिए, और आप लोग की जबरदस्त तैयारी जो है हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, जितना करेंट अफेयर का आप लोग को वहां पर वीडियो पड़ा हुआ है वो देख लीजिए। हिंदी की स्पेशल क्लासेज है, इंग्लिश की भी स्पेशल क्लासेज है, आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेज है, रीजनिंग की भी क्लासेज आप लोगों के लिए है। ठीक है ना, और आप लोगों को सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए भी आप लोग को क्लास मौजूद है, जो कि ये सब प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा या वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारे क्लास जो हैं आप लोगों को, और जीके जीएस का तो समझ जाइए कि पूरा हमारे चैनल पर भंडारा उपलब्ध है आप लोगों के लिए। चाहे देखिए जीके और जीएस किसी परीक्षा के लिए ऐसा नहीं होता है कि हाँ रिले में ये पूछ दिया तो वो आप लोगों को बीपीएससी में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछता है भाई। आप लोग को हमारे चैनल पर बिहार दरोगा, एसएससी जीडी यानी जितने भी जीके से
वीडियो आप लोग को डाला गया है, आप लोग समूचे को देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि उतना देख लेने के बाद आप लोग के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस भर जाएगा ना, वो आप लोग खुद ही कहिए कि नहीं सर आप बात जो है सही कह रहे थे। तो आप लोग कहते हैं कि सर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दीजिए। बहुत हमारे दोस्त जो हैं, आप लोग जो हैं लगातार आप लोग चैनल पर बने रह रहे हैं, उसके लिए आप लोग को बिल्कुल हम क्या बोलें कि दिल से आप लोग को धन्यवाद देते हैं। तो आप लोग मेरे दोस्त, आप लोग के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी जीके के, चाहे वो बिहार दरोगा से आप लोग को हमारे क्लास मौजूद हो हमारे चैनल पर, बिहार एसएससी से मौजूद हो, या कौन अन्य किसी और नाम से जिसमें जीके और जीएस का जिक्र किया गया है, तो आप लोग वो सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा महत्वपूर्ण आप लोग को प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे सभी वीडियो में। तो आप लोग अपना समय अनुसार सारे वीडियो को आप लोग एक एक करके देख जाइए। उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि सर मेरा तैयारी जो है, आप लोग को अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगेगा कि आप लोग खुद बोलिए कि नहीं सर आपके द्वारा बढ़िया बात कहा जा रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त, आप लोग के लिए एकदम लगातार जबरदस्त क्लासेज मिलते रहते हैं। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। डब्ल्यूपीएल की बात की जा रही है। यानी कि एक तो होता है, आप लोग आईपीएल सुने होंगे, जो कि पुरुषों के लिए होता है। उसी तरह 2023 में जो है महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण, आप लोग ये भी याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछ ले कि महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कब खेला गया, तो ये 2023 में खेला गया मेरे भाई। तो कुल कितने मैच खेले गए, क्योंकि देखिए आजकल बिल्कुल उटपटांग प्रश्न पूछने का ट्रेंडिंग चला हुआ है। कुल कितने मैच खेले गए, तो इससे चलिए मैं और बहुत सारा महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो ये आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा, टोटल जो है 22 मैच खेले गए थे, ठीक है ना। टोटल 22 मैच खेले गए हैं। और क्या क्या आप लोग को यहाँ से महत्वपूर्ण बात हो सकता है, तो देखिए पहला तो विजेता आप लोग देख लीजिए कि कौन विजेता रहा, और दूसरा उप विजेता, ये तो आप लोग को बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो विजेता की अगर बात करें तो आप लोग को एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये मुंबई इंडियंस जो हो जाएगा ये विजेता रहा डब्ल्यूपीएल का, महिलाओं के प्रीमियर लीग का। उप विजेता की बात की जाए तो ये दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स जो हो जाएगा ये उप विजेता रहा। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया, ठीक है ना। 7 विकेट से हराकर 7 विकेट से हराकर डब्ल्यूपीएल 2023 का पहला संस्करण जो है ये मुंबई इंडियन ने जीत लिया। तो ये इससे महत्वपूर्ण बातें हो गई। आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, ये 5वां नंबर प्रश्न है कि अफ्रीकन यात्री इब्न तूता ने किसके राज्य के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर इब्न तूता जो था, ये आप लोग, भारत में कई विदेशी यात्री आए जैसा कि आप लोग जानते हैं। और भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, भारत में विदेशी यात्री जितने भी आए हैं, इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। उससे ज्यादा आप लोगों को किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है, ये मेरा दावा है। आप लोग को वहां पर 12 से 14 जो आप लोगों को विदेशी यात्री आए हैं, सारा का डिटेल है, किसके शासनकाल में आए, कब आए, क्या क्या उनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया भारत में, क्या तक लिखे, सारा चीज उस वीडियो में है। तो फिलहाल इस प्रश्न को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किसके राज्य के बारे में उसने लेख वर्णन किया था। तो ये दोस्त हो जाएगा आप लोग को मोहम्मद बिन तुगलक के, आप लोग को उस समय इन्हीं के शासन काल में जो है इब्न तूता भारत आया था, और इन्हीं के राज्यों के बारे में वर्णन किया था मोहम्मद बिन तुगलक के। उस समय यही जो थे, दिल्ली पर शासन था इनका, ठीक है ना। दिल्ली के शासक उस समय यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रश्न एक चीज और पूछ देता है, इब्न तूता की अगर बात किया जाए, इब्न तूता की अगर बात किया जाए, तो इब्न तूता दोस्त मेरे, ये देखिए मैं थोड़ा सा गलती लिख दिया हूं यहाँ पर। इब्न तूता, इब्न तूता की अगर बात किया जाए, तो इसको पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का यात्री था, ये कहाँ से आए थे। तो दोस्तों इब्न तूता जो था, ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था,
मोरक्को का यात्री था, ठीक है ना। मोरक्को से जो है ये भारत आया था। ये एक बहुत ही विद्वान ये बहुत बड़ा विद्वान और लेखक था, ठीक है ना। लेखक भी था। कौन? इब्न तूता। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। इब्न तूता से एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग करें, इब्न तूता की ये बारे में अगर बात हम लोग करें, तो इससे महत्वपूर्ण एक चीज और आप लोग याद रख लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि इसके द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा गया जिसका नाम रिहला रहा, ठीक है ना। रिहला जो है, इसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा गया, जो कि बार बार प्रश्नों परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये इब्न तूता जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इतने महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग याद रखिए। आप लोग खुद से ही समझिए कि एक प्रश्न में मैं आप लोग के लिए कितना प्रश्न करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कई मेरे दोस्त जो है आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन सर कम कराते हैं। देखिए, आधा घंटा के आसपास की वीडियो अगर आप लोग को मैं बनाता हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग स्किप कर जाते हैं। तो जब स्किप कर जाइएगा, उसको नहीं देखिएगा, तो उससे क्या फ़ायदा रह जाएगा? मैं भी मेहनत करता हूँ, वो भी बेकार चला जाएगा। तो आप लोग को कम क्वेश्चन कराकर आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी में कंप्लीट करा दूँ। यानी कि ये लगभग 2 क्लास आप लोग को 10-10 प्रश्नों का मैं चला रहा हूँ पिछले 2 क्लासेस से। और उसमें आप लोग को समझ जाइए कि 50 से कम क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ। अभी आप लोग ही देख लीजिए कि इस प्रश्न ये 5 प्रश्न बताया, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि कम से कम 20 से 25 प्रश्न इसमें करा दिया आप लोगों को। तो इसी तरह प्रश्न मैं लगातार आप लोग को कराते रहता हूँ। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, ये छठा नंबर प्रश्न है दोस्त मेरे, कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण। ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये नागपुर, अगर पहली की सिर्फ बात किया जाए ना, यहाँ पर नागपुर ना दिया जाए, सिर्फ ये पहली की अगर बात किया जाए कि मेथेनॉल से चलने वाली भारत में पहली बार, अगर भारत में पहली बार पूछ लिया जाए कि बस सेवा कहाँ चालू किया गया, बस सेवा, तो ये दोस्तों आप लोग को हो जाएगा बेंगलुरु। आप लोग याद रख लीजिएगा, बेंगलुरु जो हो जाएगा, यानी बेंगलोर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नागपुर में पूछा जा रहा है, बेंगलोर में भी ये नितिन गडकरी जी ही इसका अनावरण किए थे। इस प्रश्न का सही जवाब नितिन गडकरी ही होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब नितिन गडकरी ही होगा। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बेंगलुरु से सबसे पहले शुरुआत हुई और नागपुर में भी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया, इनके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि नितिन गडकरी जी अभी वर्तमान में भारत के कौन से मंत्रालय रखे हुए हैं, नितिन गडकरी जी, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों, मैं जो चीज पूछता हूँ वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया करके आप लोग बताया कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को मेरे क्लास में इंटरेस्ट से आप लोग देखते हैं, यानी कि आप लोग को अच्छे से रुचि है, ठीक है ना। तो ये नितिन गडकरी हो गए नागपुर में भी, और ये सबसे पहले भारत में मेथनॉल बस सेवा जो है ये बेंगलुरु में चालू हुआ। तो इसको एक तरह से करंट अफेयर कह लीजिए, ठीक है ना। ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है कि आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? भाई मेरे, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और किससे संबंधित है? तो इसमें तो 5 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत मुझे नहीं लग रहा है। तुरंत ऑप्शन इसको लगाइए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रसिद्ध कथन दिया गया था, आराम हराम है, ठीक है ना। ये आराम हराम जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है? तो भाई ये देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे हुए, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो हुए, देश के हम लोग के पहले प्रधानमंत्री हुए, ये बात तो सब लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका अगर कार्यकाल कभी परीक्षा में पूछ दे, तो 1947 से लेके आप लोग को 1964 तक, यानी कि लगातार ये 17 वर्ष जो है, ये आप लोगों को हाँ, 17 वर्ष तक ये लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनसे और क्या क्या प्रश्न पूछता है? तो दोस्तों देखिए, एक तो इनसे
प्रश्न पूछ देता है कि इस इनके आत्मकथा के बारे में पूछ देता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक आत्मकथा लिखा गया था, उनका आत्मकथा जो है लिखा गया उसका नाम क्या है? तो उस आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी नाम है। ये ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी जो है इनके द्वारा एक अपने आप की आत्मकथा लिखी गई थी, एन ऑटोबायोग्राफी। इनसे प्रसिद्ध पुस्तक कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक दो पुस्तक जो लिखे थे जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैं लिख दे रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ये दोस्तों आप लोग को जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ ना, ये आप लोग समझ जाइए कि ये टॉप क्लास का आप लोग को कंटेंट है। आप लोग को इतना जबरदस्त जो है आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग खुद अपने आप से बताइएगा ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा हो गया ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो हो गया, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो हो गया। तीसरा हो गया एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जो है, मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू अ बर्थ हो गया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ। ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तक जो है, ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तक आप लोग को जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आप लोग को मैं यहाँ पर कवर करा दिया, और आशा करता हूं कि ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे जितना ये आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के लिए है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये दोस्त मेरे किसने की थी आप लोग को? तो ये आप लोग को आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। और आर्किमिडीज के द्वारा ये किया गया, ये आप लोग सभी लोग समझ लीजिए लॉ ऑफ फ्लोटिंग। देखिए यहाँ पर और दो वैज्ञानिक जो हैं जिनसे प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं, एक तो हो गए न्यूटन साहब और दूसरा हो गए राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को हवाई जहाज का खोज जो है ये राइट ब्रदर्स को श्रेय दिया जाता है। न्यूटन की अगर बात किया जाए तो न्यूटन से दोस्तों ये आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, इनके जो तीन गो है, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय गति के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण दोनों जो है खोज का ये श्रेय जो है न्यूटन जी को जाता है, ठीक है ना। और राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का, और लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये आर्किमिडीज हो गए। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिएगा, पूरे 15 क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज का 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप लोगों को 9 नंबर है यहाँ पर कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो आप लोग कहिए कि भाई अब माना जाता है, ये प्रश्न पूछ दे रहा है, तो पहले तो इसका उत्तर देख लीजिए कि अब क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है अब कानूनी अधिकार माना जाता है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। कभी अगर ऑप्शन में विधिक अधिकार भी दे दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये भी ऑप्शन सही है। विधिक अधिकार कह ले या कानूनन अधिकार कह ले, लेकिन पहले संपत्ति के अधिकार को दोस्तों ये मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया था, ठीक है ना। ये सर्वप्रथम जो है ये मौलिक अधिकार के रूप में आता था, और ये मौलिक अधिकार में आता था तो बाद में विधिक अधिकार हुआ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कोई संविधान में संशोधन किया होगा, कोई संविधान का संशोधन होगा, तो जी हाँ बिल्कुल ये संविधान में संशोधन करके किया गया है। और वह संविधान संशोधन कौन सा है? तो वो 44वां संविधान संशोधन था, जिसमें
44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। देखिए एक एक बात जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो देख लीजिए, कभी परीक्षा में पूछ ले कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। कभी ये पूछ लिया जाए कि संपत्ति का अधिकार को संविधान की किस सूची में रखा गया है, ठीक है ना, तो किस सूची में, किस सूची कह रहे हैं, किस भाग में या किस आप लोग को अनुच्छेद में, तो देखिए अब 44वां संविधान जब संशोधन हुआ तो इसको अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, 300 ए में इसको रखा गया है, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को। और ये भाग पूछ ले कि कौन से भाग में है, तो ये आप लोग को हो जाएगा भाग 12 में जो है ये बातें वर्णित है, ये संपत्ति के अधिकार वाली। तो यहाँ पर देखिए कई महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं बता दिया हूँ जो कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, 44वें संशोधन 1978 के बाद से। ये अब विधिक अधिकार है यानी कानूनन अधिकार है, ठीक है ना, भाग 12 में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 10वां नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः एकल नृत्य है। ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पर है कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की अगर उत्तर की बात करें तो ये आप लोग को हो जाएगा, ये मोहिनीअट्टम जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहिनीअट्टम, क्योंकि यही जो है एकल नृत्य है। और ये मोहिनीअट्टम अगर कभी परीक्षा में पूछ लिए कहाँ का नृत्य है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आप लोगों को केरल का ये नृत्य हो जाएगा। चलिए ये दो और नृत्य है, इसको भी देख लीजिए कहाँ कहाँ का है। तो कथक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आप लोग को उत्तर प्रदेश का। और कुचिपुड़ी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग को तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है ना। ये कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। और ये मोहिनीअट्टम जो है ये एकल नृत्य है जो कि केरल राज्य का है, ठीक है ना। ये मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का है। और भारत में जितने भी आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य कह लीजिए या आप लोगों को जितने भी नृत्य हैं उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, आप लोग को वीडियो वाले सेक्शन में आराम से खोज लीजिएगा, वो आप लोग को वहां पर उपलब्ध है। और सारा का सारा आप लोगों को वहां पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है। ऑप्शन है 21.71%, 24.64, 26.20, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय वन रिपोर्ट अगर आईएसएफआर की बात किया जाए, आईएसएफआर 2021 के अनुसार जो है भारत में वनावरण जो है आप लोग को ये 24 ये 6 4 कहीं कहीं 6 3 भी दे दिया जाता है, तो 24 में आप लोग 6.2% एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो 24.62% जो है एग्जैक्टली है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण है भारत में। और आप लोगों को कभी वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो देखिए भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है, मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को, वृक्ष आवरण की अगर बात किया जाए तो ये आईएसएफआर 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि इसके बाद कोई रिपोर्ट अभी आया नहीं है, आईएसएफआर 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण की टोटल जो संख्या है आप लोगों को ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 537 वर्ग किलोमीटर जो है ये आप लोगों को टोटल कुल वन और वृक्षावरण जो है ये भारत में है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है कि प्रति वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस, ऑप्शन है 12 मार्च, 15 मई, 17 अक्टूबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण तिथि या जयंती मनाई जाती है इसके लिए भी सेपरेट वीडियो, इसीलिए देखिए एक लाइन में मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि हमारे चैनल पर आप लोग को जो भी वीडियो आप लोग को उपलब्ध है तो आप लोग के लिए एक एक वीडियो सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें सीडीपी का भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सेक्शन का भी वीडियो आप लोग को मौजूद है, जो कि आप लोग को 5 या 6 क्लास आप लोग को सीडीपी का होगा।
तो आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण सारा वीडियो है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश सबका है, मैथ, रीजनिंग सबका है। और धीरे-धीरे और भी मैथ, इंग्लिश की मैथ और रीजनिंग की क्लासेज और भी आप लोग के लिए उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि आप लोगों को अगस्त 2024 में परीक्षा होना है, उसके पहले आप लोगों को पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग के अंदर खुद ही आत्मविश्वास आ जाएगा। फिलहाल आप लोग एक एक करके अपना समय अनुसार उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो फिलहाल आइए इस प्रश्न पर कि गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए इससे महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए ना, तो देखिए इसका थीम पूछ लिया जाता है कि भाई गरीबी उन्मूलन दिवस तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, लेकिन 2023 में इसका थीम क्या था? ये 2023 में इसका थीम क्या था अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का? तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिए। सभ्य कार्य, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा जो है, सामाजिक सुरक्षा जो है, ये आप लोगों को ये ये थीम हो गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का। सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा जो हो गया ये थीम हो गया। थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों किसी भी दिन और दिवस के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 13 नंबर आप लोग को है कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? प्रतिध्वनि की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहले देख लीजिए एक प्रश्न जो है, अच्छा पहले उत्तर इसका देख लीजिए कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो दोस्तों यह जो है परावर्तन के कारण जो है ये प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न होता है। इसके कारण परावर्तन के कारण होता है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि जो है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितना डिस्टेंस चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितना डिस्टेंस चाहिए? तो दोस्तों ये 17 मीटर का जो है न्यूनतम डिस्टेंस होना चाहिए। किसके किसके बीच में? तो श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में। श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम यानी कि 17 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा, वो अपने आप ध्वनि जो है मिक्स हो जाएगा। तो प्रतिध्वनि कहने का मतलब देखिए ये होता है कि कभी आप लोग पहाड़ों में, वादियों में जाइएगा, कहीं पहाड़ में चाहे कहीं बड़े बिल्डिंग में जाइएगा, तो आप लोग कोई चीज बोलिएगा तो कुछ देर के बाद वही ध्वनि जो रिपीट करके आप लोग को सुनाई देता है मेरे भाई, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और वही सुनने के लिए तो ये 17 मीटर का न्यूनतम डिस्टेंस होना चाहिए, ये 17 मीटर का न्यूनतम दूरी बिल्कुल होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। और ये श्रोता और परावर्तक सतह का मतलब, श्रोता मतलब आप हो गए यानी कि स्वयं, और परावर्तक सतह जिससे वो ध्वनि टकरा कर आएगा। तो ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। आशा करता हूं कि ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये 14 नंबर प्रश्न है कि बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कमी से होते हैं? ऑप्शन है आप लोग को, 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया की अगर बात किया जाए तो दोस्त मेरे यह जो हो जाएगा विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है ना, ये विटामिन डी के कारण होता है। और जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम है, इनके क्या स्रोत हैं, इनकी कमी से क्या रोग होता है, इसका भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग को वीडियो वाले सेक्शन में, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये बार बार मैं बात इसलिए हिंट्स कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको लेकर अन्यथा मत लीजिएगा कि आप बार बार सर इसमें क्या क्या बताते रहते हैं। तो ये आप लोग के लिए हिंट्स जब मैं कर देता हूँ तो ये आप लोग के लिए आसान हो जाता है उसको खोजना वीडियो में। आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा, साइंस वाले सेक्शन में होगा आप लोग को। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें। प्रश्न 15 नंबर आप लोग को है कि भारत में मुंबई और थाने के बीच में प्रथम ट्रेन कब चली थी? तो देखिए यहाँ पर डेट वाइज आप लोग को मैं लिख दिया हूँ। 16 अप्रैल 1852, 16 अप्रैल 1853, 54 और 55। ये आप लोग एक तरह से समझ लीजिए कि आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। तो चलिए होमवर्क नहीं, इसको मैं बता दे रहा हूँ, होमवर्क प्रश्न एक और आप लोग को मैं दूंगा, आप लोग को इसी प्रश्न से दूंगा। तो पहला बार जो भारत में मुंबई और थाने के बीच प्रथम ट्रेन चली थी मेरे भाई, तो 1853 तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यह 16 अप्रैल भी आप लोग याद रखिएगा,
कभी एग्जामिनर का फिरकी लेने का मन हुआ ना, तो ये अप्रैल वाला भी बतिया पूछ देगा आप लोगों से कि ये कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये 16 अप्रैल 1853 आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग कहिएगा कि अब होमवर्क प्रश्न आज के लिए क्या रहा। तो होमवर्क प्रश्न में आप लोग के ये रहा कि ये किस गवर्नर जनरल के शासन काल में, किस गवर्नर गवर्नर जनरल के शासन काल में इसको प्रथम बार चलाया गया था। भारत में जो प्रथम बार ट्रेन जो मुंबई से थाने चला, तो ये उस समय किस भारत पर किस गवर्नर जनरल जो थे, वो कौन से गवर्नर जनरल भारत के थे उस समय। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न रहा कि कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये ट्रेन चली थी प्रथम बार, यही आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे भी प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, ये आप लोग जो है होमवर्क वाला प्रश्न जो है आप लोग इसका आंसर नहीं करते हैं। कुछ हमारे दोस्त जो है रेगुलर वीडियो देखते हैं, लेकिन वो भी शायद जो है होमवर्क प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं समझते। तो मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चन जो कोई पूछते हैं हम, आप लोग उसका जवाब कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग पूरे वीडियो को देखकर अपना जो है सिंसियर तरीके से आप लोग प्रश्नों का जवाब भी साथ साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज का यह शानदार क्लास जो है यहीं पर दोस्तों समाप्त होता है। एक और शानदार क्लास लेकर अगले दिन आप लोग के लिए मैं एक और शानदार क्लास लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।